साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंशिता और स्वागत करती हूं मैं आप सभी तमाम दर्शकों का आज के हमारे इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार में मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज का कार्यक्रम हर जगह देखा जा रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर और तरह तरह की चर्चाएं पूरे बिहार में चल रही है। सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या फैसला करने वाले हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चाएं चल रही हैं और जो फिलहाल घटनाक्रम दिखा रहे हैं सामने आ रहे हैं वो इन सभी चर्चाओं को जोर देते दिखाई दे रहे हैं। इन सभी चर्चाओं को एक तरह से मुहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि एनडीए में बड़ी टूट होने वाली है। बिहार में विधानसभा चुनाव जो कि इस साल के अंत तक यानी दिसंबर में होने वाले हैं, उससे पहले एनडीए में बड़ी टूट के कयास लगाए जा रहे हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें दही चूड़ा भोज की तो दही चूड़ा आज पशुपति पारस के घर पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया जहां लालू प्रसाद यादव पहुंचे और जाते हुए उन्होंने जो बयान दिया उसने हड़कंप मचा दिया क्योंकि एक साथ बीजेपी को कई झटके लगने के कयास लगाए जा रहे हैं। उनके इस बयान के बाद से ऐसा लग रहा है कि एनडीए पूरी तरह से बिखर सकता है। लालू प्रसाद यादव ने यह कहा कि पशुपति पारस के महागठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल उठाए गए और इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हाँ वो हमारे साथ आएंगे। उनका ये जो बयान हाँ था उसने इन सभी चर्चाओं को जोर दे दिया है कि क्या पशुपति पारस भी बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम भी अंशिता इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे पशुपति पारस की भी बीजेपी से नाराजगी है और लोकसभा चुनाव को लेकर खासकर उनकी जो नाराजगी है, एक बीजेपी को लगातार वो तेवर दिखाते रहे हैं कई मुद्दों पर। और अब जो ये बयान सामने आया है लालू प्रसाद यादव का और जिस तरह से पशुपति पारस ने चिराग पासवान को न बुलाकर नीतीश कुमार को बुलाया, लालू यादव को बुलाया, तो इससे एक बात साफ थी कि पशुपति पारस के मन में भावनाएं थी, बीजेपी के खिलाफ नाराजगी थी और अब महागठबंधन को लेकर वो नरमी बरतते दिखाई दे रहे हैं। अभी बीते दिन भी वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने उनके घर भी गए थे और ये जो घटनाएं हैं ये कहीं ना कहीं एनडीए यानी बीजेपी के लिए बहुत बड़े नुकसान का संकेत दे रही हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, लगातार जैसे ही पशुपति पारस ने ये न्योता दिया था लालू यादव और नीतीश कुमार को और आरिफ मोहम्मद खान जो कि राज्यपाल हैं उनको, तो इसके बाद ही चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था कि आखिर पशुपति पारस के मन में चल क्या रहा है। क्या वो बीजेपी आलाकमान को कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमें तरजीह इस बार नहीं देंगे, यानी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं बिहार में, उसमें चिराग पासवान की तरह उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा या चिराग पासवान से ऊपर उन्हें नहीं रखा जाएगा, तो इस बार वो बगावती मूड में है। मतलब उनके पास महागठबंधन का रास्ता भी खुला है। ये न्योता देकर उन्होंने बीजेपी आलाकमान को ये संकेत देने की कोशिश की थी। अब इसके बाद निगाहें टिकी हुई थी 15 तारीख पर कि जब ये दही चूड़ा भोज का आयोजन करेंगे पशुपति पारस, तो क्या उसमें लालू यादव पहुंचेंगे, उन्हें न्योता दिया गया है, क्या उसमें नीतीश कुमार पहुंचेंगे, ये तमाम सवाल चल रहे थे। और इसके बाद जब 15 तारीख आती है, दिन भर तक चर्चाएं चल रही हैं और इसी बीच लालू प्रसाद यादव जब वहां पहुंचते हैं और उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जब वापस निकलते हैं, तो जैसा कि सवाल लगातार सियासी गलियारों में उठ रहे हैं, वही सवाल पत्रकारों की तरफ से उनसे पूछ भी लिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि क्या पशुपति पारस महागठबंधन में आने पर विचार कर रहे हैं, जो सवाल हम भी लगातार चर्चा कर रहे हैं इस पर। और उस पर जो जवाब था लालू प्रसाद यादव के कि हाँ हो सकता है, तो ये जवाब अब कई नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस ने एक तरह से और लालू यादव ने उस कार्यक्रम में पहुंचकर बीजेपी आलाकमान को ये संकेत पहुंचा दिया है कि अगर आप यानी पशुपति पारस को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है तो इस बार वो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। हालांकि ये हो तो तभी जाता लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन उस समय बीजेपी आलाकमान ने उन्हें किसी तरह से मना लिया था। कहा यह भी जा रहा है कि उस वक्त आश्वासन दिया था विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव है और अभी तक चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो तल्खियां हैं वो तो लगातार देखने को मिल ही रही हैं और बीजेपी भी अभी खुलकर ये नहीं बता रही है कि वो पशुपति पारस के साथ आगे क्या समझौता करने वाली है या किस तरह से उनको समझाएगी या कितनी सीट्स देगी। ये सारी चर्चाएं अभी नहीं साफ हो रही हैं। इन्हीं दिनों बीच में अभी खबर ये भी आई थी कि पशुपति पारस की पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो सभी सीट्स पर चुनाव लड़ेगी।
तो तमाम तरह की चीजें थी। मतलब हर तरह से पशुपति पारस लगातार इस कोशिश में है कि बीजेपी आलाकमान अपनी मर्जी क्या है या स्टैंड क्या है वो अपना क्लियर कर दे। वो पशुपति पारस के साथ जाना चाहता है, चिराग पासवान के साथ जाना चाहते हैं, या अगर दोनों के साथ रहना चाहते हैं तो किस तरह से रहना चाहते हैं। ये सारी चीजें के लिए ही पशुपति पारस ने ये न्योता दिया था और लालू प्रसाद यादव ने पहुंचकर जो पशुपति पारस जो मैसेज देना चाहते थे उस मैसेज को पहुंचाने में उनकी मदद कर दी है बीजेपी तक। अब बीजेपी आलाकमान को तय करना है कि वो पशुपति पारस को अपने साथ लाने के लिए उन्हें क्या ऑफर देती है, क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा जब चिराग पासवान के तेवर कुछ तल्ख हो रहे थे बीजेपी के लिए, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा रहा हो या फिर लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, जाति जनगणना का मुद्दा हो, वक्फ बिल का संशोधन वाला मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दों पर लगातार चिराग पासवान एनडीए के फैसलों से या बीजेपी के फैसलों से अपनी अलग राय रखते हुए नजर आ रहे थे जी। वो उनका समर्थन नहीं कर रहे थे। तो इसके बाद चिराग पासवान को लेकर भी तमाम तरह की खबरें आने लगी। इसके बाद यहाँ पर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के भी दोस्ती है, अच्छी दोस्ती है, ये हम सभी जानते हैं, कई बार तस्वीरें आ चुकी हैं दोनों की मुलाकात की। और इसके बाद यहाँ पर जैसे ही ये अभी खबर आती है कि चिराग पासवान की नाराजगी जो है बढ़ रही है बीजेपी से, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है और चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोबारा मुलाकात कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बीच में बीजेपी ने पशुपति पारस से एक बार फिर नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की। आपको याद होगा तस्वीर आई थी, अमित शाह से बाकायदा उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन पशुपति पारस ये समझ चुके हैं कि बीजेपी सिर्फ उनका इस्तेमाल करेगी चिराग पासवान के तेवर को नरम करने के लिए। और देखिए वैसा हुआ भी। ईडी और पशुपति पारस, ईडी की पहले एंट्री करवाई, ईडी की भी एंट्री हुई है, अभी चिराग पासवान के करीबियों के घर छापे पड़े हैं और इसी तरह पशुपति पारस से नजदीकी बढ़े। उसका असर ये हुआ कि चिराग पासवान के जो तेवर तल्ख हो रहे थे वो धीरे धीरे अब नरम हो गए हैं। अब वो लगातार वही कर रहे हैं जो बीजेपी आलाकमान उन्हें निर्देशित कर रहा है करने के लिए, चाहे वो नीतीश कुमार से दूरी बनाना हो, नीतीश कुमार के कार्यक्रम से दूरी बनाना हो, या नेतृत्व किसका होगा या सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर क्लैरिटी देना हो, बयान देना हो, वो उतना ही बोल रहे हैं जितना कि बीजेपी आलाकमान की तरफ से उन्हें निर्देश दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें देखकर ही पशुपति पारस ने ये फैसला लिया कि अगर बीजेपी को पर दबाव बनाना है, प्रेशर पॉलिटिक्स, या बीजेपी पर इस तरह का दबाव बनाना है कि वो अपना स्टैंड जल्दी क्लियर करे, इसीलिए ये न्योता दिया गया। नीतीश कुमार को भी उसमें बुलाया गया था। अगर नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में पहुंच जाते तो शायद और खबरें जोर पकड़ लेती, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार दबाव में है अभी। लगातार जो ये चीजें देखने, अगर उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई है तो इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं दबाव है। जो पिछले कुछ दिनों से जो भी चीजें लगातार हो रही हैं, चाहे वो ईडी की एंट्री रही हो या किसी भी तरह से अभी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे संजय झा की अभी एंट्री हुई, अभी आप जानते हैं वो अपना कार्यक्रम रद्द करके तुरंत बिहार लौटे और संजय झा को बीजेपी का करीबी भी कहा जाता है, वो हैं कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उन्हें बीजेपी का भी करीबी माना जाता है। और वो अचानक से लौटते हैं और सम्राट चौधरी के घर पहुंचते हैं उनके पिताजी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि नीतीश कुमार पर भी एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और आरिफ मोहम्मद खान को अचानक से बिहार ट्रांसफर कर देना, गवर्नर के तौर पर उन्हें वहां भेजना, और आरिफ मोहम्मद खान और नीतीश कुमार की दोस्ती 35 साल पुरानी है लगभग। दूसरी चीज, आरिफ मोहम्मद खान के थ्रू उस समुदाय को भी साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी, जो समुदाय नाराज रहता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए की जा रही है और वही दबाव नीतीश कुमार के ऊपर दिखाई भी दिया जब उन्होंने पशुपति पारस के इस कार्यक्रम से दूरी बनाई, जबकि पिछले दिनों वो लगातार हर कार्यक्रम में गए हैं। यहां तक कि चिराग पासवान के कार्यक्रम में भी वो गए थे, लेकिन चिराग पासवान के कार्यक्रम में जाकर और पशुपति पारस के कार्यक्रम में ना जाना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। उन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं यही है कि वो दबाव में है नीतीश कुमार, और दबाव ये बनाया गया है बीजेपी आलाकमान की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है अंशिता कि बीजेपी जहां नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की फेर में थी, वहां पशुपति पारस उनके हाथ से निकल गए। यानी अगर हम लालू यादव के इस बयान की बात करें जहां उन्होंने पूरी संभावनाओं का माहौल बना दिया है कि पशुपति पारस महागठबंधन के साथ आ सकते हैं, तो बीजेपी एक मोर्चे पर अभी अपनी किलाबंदी करने में जुटी हुई थी, नीतीश कुमार को संभालने में जुटी हुई थी कि नीतीश कुमार कहीं पाला ना बदल जाए। इस बीच में
पशुपति पारस की एंट्री हो जाती है और उन्होंने पूरा बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर ली है। जो अभी फिलहाल जो अगर हम देखें जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं वो पूरा साफ तौर पर इसी तरफ संकेत दे रहे हैं कि अब पशुपति पारस महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। यानी नीतीश कुमार को लेकर तो बीजेपी उलझी है और पशुपति पारस भी अगर पाला बदल जाते हैं तो विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए पूरी तरह से बिखर जाएगा। ये बहुत बड़ी संभावना जो अभी सामने दिखाई दे रही है, इसे लेकर बीजेपी भी टेंशन में है और इसीलिए नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश भी हो रही है। जैसा कि आपने अभी बताया अंशिता कि कभी ईडी की रेड पड़ जाती है तो कभी नीतीश कुमार से बाकी नेताओं की दूरी की खबरें आती है और नीतीश के करीबियों को ही बीजेपी साधने की कोशिश करती है जिससे नीतीश कुमार पर एक पकड़ उसकी मजबूत बनी रहे कि नीतीश कुमार कहीं जा ना पाए। लेकिन ये सारी तस्वीर आने वाले वक्त में धीरे धीरे साफ हो जाएगी। हालांकि नीतीश कुमार अभी तो पशुपति पारस के यहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी पशुपति पारस को उनका इंतजार है। हो सकता है कि शाम तक वो पशुपति पारस के यहां चले भी जाएं और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की ये सारी कोशिशें भी धरी की धरी रह जाएंगी और बीजेपी को झटका लगना उसके बाद तय माना जा रहा है। क्योंकि अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के इरादे तय है। आरजेडी साफ कर चुकी है कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के महागठबंधन के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। अभी लालू प्रसाद यादव का बयान आया था जो कि नीतीश कुमार को के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, उन्हें भी हमारे लिए अपने दरवाजे खोल देने चाहिए। तो ऐसे में वहां से ये जो चर्चाओं को बल मिला कि नीतीश कुमार महागठबंधन में आने वाले हैं, आ सकते हैं, और वो चर्चाएं अभी भी तूल पकड़ रही हैं क्योंकि अब आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का भी ऐसा ही कुछ बयान सामने आया। अंशिता, मैं जानना चाहूंगी कि आपके पास इससे जुड़ी क्या जानकारी है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, ये लगातार हम देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का बयान आता है। पहले शुभकामना दी उन्होंने 1 जनवरी की और उसके साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले, वो जब चाहें तब आ सकते हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव के रुख जो है थोड़ा नरम हुआ। इसको मतलब एक कड़ियां से कड़ियां में जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद फिर मीसा भारती का बयान आता है लगातार। वो एक बार कहती हैं कि इशारों इशारों में बात हो जाती है दोनों के बीच, ये चीज़ होती है। इसके अलावा अब मीसा भारती का एक बार फिर बयान आता है कि मतलब चाहे तो वो आ सकते हैं नीतीश कुमार। मतलब उन्होंने अपने पिताजी की ही बात को दोहरा दिया और उसमें खरमास का भी जिक्र किया। खरमास शब्द का जो इस्तेमाल उन्होंने किया उस पर आप गौर कीजिए आराधना। लगातार यही चर्चाएं चल रही हैं कि खरमास के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं और ये लगातार देखा भी गया है। हम पिछली बार का ही अगर देख लें कि जब महागठबंधन छोड़कर वो 2024 में इधर आए थे तो भी उन्होंने वो जो फैसला लिया था खरमास के बाद ही लिया था। तो वहां उस शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने कि खरमास के बाद कुछ बदल सकता है। तो इससे भी पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। और इसके बाद अब जिस तरह से आरजेडी के दूसरे प्रवक्ता का बयान आ गया, इससे पहले भी आया था, आरजेडी प्रवक्ता का बयान आया था और अब एक बार फिर दूसरे आरजेडी प्रवक्ता का बयान आया और उन्होंने कहा है कि नीतीश तो सबके हैं। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आरजेडी की तरफ से लगातार इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं नीतीश को कि आप जब चाहें तब आ सकते हैं, बस आपको फैसला लेना है। और कहीं ना कहीं कुछ राजनीति के जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फैसला ले ही चुके हैं। बस दिक्कत इतनी है कि उनको अंदर खाने से ये खबर मिल चुकी है कि बीजेपी जेडीयू में सेंधमारी की कोशिश में लगी हुई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश अगर इधर आते हैं तो बीजेपी को जेडीयू तोड़ने का मौका मिल जाए। और इसीलिए नीतीश अभी एक सही समय का इंतजार करने में लगे हुए हैं और वो समय जल्दी ही आएगा। अभी जैसे कि हम जानते हैं कि राहुल गांधी आने वाले 18 तारीख को और वो तारीख बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दिन राहुल गांधी भी आ रहे हैं। पूरे सारे विधायकों को इकट्ठा कर लिया है आरजेडी ने अपने पटना में ही। तो पटना में ही राहुल होंगे, पटना में ही लालू प्रसाद यादव और उनके तमाम सारे विधायक होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण दिन बनकर आ रहा है, एक महत्वपूर्ण तारीख है अभी 18 तारीख। 18 तारीख को नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं क्योंकि इससे बीजेपी को समय नहीं मिलेगा। और ये बात पिछले देखी गई है हमेशा से क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि बीजेपी बहुत जल्द ही तोड़फोड़ करने में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ रहती है। और इसीलिए इस बार नीतीश कुमार बीजेपी को कोई भी मतलब कोई चूक नहीं करना चाहते नीतीश कुमार, और उन्हें मौका नहीं देना चाहते कि बीजेपी को 24 घंटे भी मिले क्योंकि वो 24 घंटे में भी खेल कर देगी। और ये बात नीतीश कुमार से बेहतर कौन जानता है। नीतीश कुमार कितनी बार आना जाना कर चुके हैं, उनकी नस नस से वाकिफ हैं बीजेपी की। तो इस वजह से नीतीश कुमार अभी बहुत सोच समझ के एक रणनीति के तहत, एक प्लानिंग के तहत वो भी अपने पत्ते कोई नहीं खोलना चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी के साथ
अभी अगर उन्होंने एकदम से पत्ते खोल दिए तो बीजेपी कोई खेल कर सकती है, क्योंकि वो अभी सत्ता में अभी फिलहाल एनडीए बैठी हुई है। इसीलिए बीजेपी के पास पावर है कि बीजेपी चाहेगी तो किसी को भी, उनके जो नेता हैं जेडीयू के, उनको कोई ऑफर दे देगी, उनको कोई पद दे सकती है जो विधायक हैं। तो इस तरह से बीजेपी कर सकती है। और जैसे कि आपको याद होगा, संजय राउत का भी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि 10 सांसद हैं जो बीजेपी के कॉन्टैक्ट में हैं। टोटल कुल 12 सांसद तो हैं नीतीश कुमार के पास, उसमें से भी 10 अगर बीजेपी के पास चले जाएंगे तो फिर क्या बचेगा। तो ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करके नीतीश कुमार अभी चुप्पी साधे हुए हैं और अभी वो बहुत धीरे धीरे प्लानिंग में लगे हुए हैं कि उन्हें करना क्या है। और इसीलिए वो आज उन्होंने इस कार्यक्रम से अभी तक के लिए दूरी बनाई। हालांकि ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जब सारे कार्यक्रमों में पहुंचे हैं तो पशुपति पारस के कार्यक्रम में भी जरूर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, यानी सबकी निगाहें इस वक्त नीतीश कुमार की तरफ टिकी हुई हैं, क्योंकि आरजेडी की तरफ से बार बार ये दोहराया जा रहा है कि नीतीश और लालू तो पुराने दोस्त हैं और ये कहा जा रहा है कि नीतीश लालू के बीच इशारों इशारों में बात हो जाती है। तो नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये कोई पता नहीं होता किसी को भी। खुद नीतीश कुमार की टीम से भी कोई उनका करीबी भी ये बात नहीं कह सकता कि अब नीतीश कुमार अगले पल क्या फैसला लेने वाले हैं। और ऐसे में अब नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे ये आने वाले 2-4 दिनों में साफ हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी जिस हिसाब से बिहार आ रहे हैं, अभी से पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। बिहार में चुनाव की तैयारियां चल रही है या नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की तैयारियां चल रही है, इन सब से पर्दा उठ जाएगा कुछ टाइम बाद। लेकिन अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो अभी मोहन भागवत के एक बयान को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। मोहन भागवत ने हाल ही में यह बयान दिया है कि भारत को आजादी 1947 में नहीं मिली थी बल्कि 2024 में मिली थी, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो उनका यह बयान बहुत ही विवादित माना जा रहा है और इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव का भी बयान इस पर सामने आया है। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे संघ और बीजेपी को घेर लिया है उनके इस बयान पर। तेजस्वी ने ट्वीट किया है। तो पहले हम सारी चर्चाओं के बीच सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि तेजस्वी ने ट्वीट क्या किया है। उन्होंने लिखा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का अब बस यही कहना है कि दलितों पीड़ितों का आरक्षण खत्म होगा तभी देश को असल मायनों में आजादी मिलेगी, बाकी रह गया है। यानी उन्होंने एक तरह से आरक्षण और बैकवर्ड क्लासेस का मुद्दा एक बार फिर उठाया है और उन्होंने आगे लिखा है कि उनके इस कथन से कि देश को असल स्वतंत्रता 2024 में ही मिली है। आरएसएस प्रमुख ने आजादी के करोड़ों मतवालों, दीवाने देशभक्तों, असंख्य शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों का घोर अपमान किया है। संघ के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में अपना कोई योगदान नहीं था, इसलिए यह बाकियों के योगदान को खत्म करने के नए प्रपंच रच रहे हैं। इनका संगठन तो स्वयं अंग्रेजों का दलाल और मुखबिर रहा है। दलितों, पिछड़ों, मेहनतकश एवं कृषक वर्गों के ऐतिहासिक योगदान को कमर तर करना ही आरएसएस का हमेशा से उद्देश्य रहा है। मोहन भागवत जी, देश गुलामी की तरफ अग्रसर है क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया सर्वकालिक निम्न स्तर पर है, उस पर ध्यान दीजिए। यानी इन्होंने मोहन भागवत को एक तरह से नसीहत दी है कि देश कहां जा रहा है, आप इस पर ध्यान दीजिए, लेकिन इस तरह के बयान नहीं दीजिए। उन्होंने सवाल भी किया है मोहन भागवत से, लिखा है कि देश के बहुसंख्यक दलितों पिछड़ों को असल आजादी कब मिलेगी। दलित पिछड़ा से घृणा करने वाले 100 वर्ष पुराने संगठन आरएसएस के कर्ता धर्ता बताएं कि आज तक कोई दलित पिछड़ा आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बना, महिला आरएसएस प्रमुख क्यों नहीं बनी, जातिगत जनगणना कब होगी, दलितों पिछड़ों का आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में कब बढ़ेगा। यानी तेजस्वी यादव ने बीजेपी जो मोदी सरकार है, एनडीए सरकार है, उसके कार्यकाल को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और इसके साथ साथ संघ को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे सीधे मोहन भागवत से यह सवाल किया है कि आखिरकार ये दलितों पिछड़ों को असल आजादी कब मिलेगी, और दूसरा कि ये जो 100 साल पुराना आरएसएस का संगठन है उसमें आज तक कोई दलित पिछड़ा आरएसएस का मुखिया क्यों नहीं बना, महिला आरएसएस मुखिया क्यों नहीं बनी है। ये सारे सवाल अपने आप में बहुत अहम है अंशिता, क्योंकि अगर हम देखें तो एक तरफ पीएम मोदी के भाषणों में महिला उत्थान की बातें होती हैं, नारी सम्मान की बातें करते हैं और आरएसएस भी कहीं ना कहीं उसी विचारधारा का समर्थन करता है। लेकिन जब हम हकीकत में उनके बयानों को देखते हैं तो वो किसी और ही दिशा में संकेत देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी का ये जो बयान, ये जो कथन है, ये इसके क्या मायने हैं?
जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठाई दिया है तेजस्वी यादव ने कि कोई महिला अभी तक अध्यक्ष क्यों नहीं बनी है। और बीजेपी अध्यक्ष को लेकर आप जानते ही हैं अभी बहुत ज्यादा तनातनी देखने को मिल रही है आरएसएस और बीजेपी के बीच। लेकिन जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी के बीच खींचतान मची हुई है, उन सब के बीच में मोहन भागवत का ये बयान कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता पर सवाल तो खड़े करता ही है। संविधान को लेकर इन दोनों की मानसिकता एक ही है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ऐसा आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। राहुल गांधी ने पहले इस पर हमला बोला, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि देशद्रोहियों की तरह बात की है मोहन भागवत ने, अगर कहीं और होते तो अभी तक गिरफ्तार हो चुके होते। ये सारी चीजें राहुल गांधी ने बोली और उसके बाद तेजस्वी यादव का इतना लंबा चौड़ा ट्वीट आना ये बताता है कि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट है और एकजुट होकर ही वो मतलब हमलावर है या कह सकते हैं लड़ाई लड़ रहा है। और एकजुटता का नतीजा ही हमने अभी लोकसभा चुनावों में भी देखा कि एकजुट होकर जिस तरह से विजय रथ को रोक दिया, बीजेपी जो बहुमत से भी बहुत आगे जाने के बारे में सोच रही थी, 400 पार के नारे लगा रही थी और उसके खुद के कई नेताओं की तरफ से बयान आए थे कि अगर आप हमें 400 पार पहुंचाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदलने में आसानी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जनता तक वो मैसेज पहुंचाने में राहुल गांधी कामयाब हुए भारत जोड़ो यात्रा के सहारे से और तमाम तरीके से, और उसका असर ये हुआ कि बीजेपी बहुमत भी नहीं छू पाई, 400 पार तो बहुत दूर की बात है। तो अब ऐसे में मोहन भागवत ने जो ये बयान दिया है, इससे बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये बात अब यहाँ पर एक चीज और है कि ऐसे समय में जहां दोनों के बीच तल्खियां हैं, दिल्ली चुनाव चल रहा है और दिल्ली में ये साफ है कि बीजेपी अध्यक्ष चुनाव को लेकर जो दोनों के बीच तल्खियां दिख रही हैं बीजेपी और संघ के बीच में, उसके चलते दिल्ली चुनाव में ऐसा कहा जा रहा है कि शायद संघ ने अपने आप को पूरी तरह अलग हटा लिया है, वो मदद नहीं कर रहा है। अब इस बीच में ऐसा बयान और आ गया है मोहन भागवत की तरफ से, तो ये तो बीजेपी के लिए डबल नुकसान वाली बात होगी कि वैसे ही उसको संघ का सहारा नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ संविधान के मुद्दे को राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, जिस मुद्दे ने पूरे देश की सियासत में नया मोड़ ला दिया। तो वो मुद्दा अगर दिल्ली में भी उठाया जाएगा तो ये बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है और उसी को लेकर एकजुट होकर विपक्ष हमलावर हो गया। और तेजस्वी यादव का जो ये बयान है वो इसी तरफ इशारा करता है कि बीजेपी के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है, चाहे बातें कुछ भी चलती रहें। जी बिल्कुल, यानी एक बात साफ है कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगा, बीजेपी के खिलाफ बिहार में चुनाव लड़ेगा। इसकी एक तस्वीर और दिखाई देगी 18 जनवरी को, लगातार इसके पोस्टर दिखाई दे रहे हैं अब बिहार में, जहां राहुल गांधी 18 जनवरी को बिहार जा रहे हैं। और